मित्रों, पुनः आज आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो आपको डाला था इतिहास विषय पर, और उसमें आपको केवल इतिहास विषय के बारे में यह बताने का प्रयास किया था कि इतिहास क्या है और उसके कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का डिवीज़न जो किया गया है वह किस आधार पर किया गया है। इस विषय पर कल मैंने चर्चा किया था, एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया था आप सबको, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि वह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आज पुनः मैं आप सबके समक्ष आधुनिक भारतीय इतिहास पर, जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी क्लास को आधुनिक भारतीय इतिहास से निरंतर क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रतिदिन अध्ययन करवाऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि जो सबसे नियरेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है वह जूनियर एडल्ट स्कूल के लिए जो अध्यापकों का होना है, उसमें इस आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत ही बड़ा रोल होगा। यहाँ से उस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ में अगर हम बात करें आगे, और मैं देखूँगा भारतीय संविधान पर भी आपके बारे में कुछ डालूँगा। फिलहाल आज चर्चा आधुनिक भारतीय इतिहास पर करते हैं कि यह विषय कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो मित्रों, आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी पहले से एक रफली ऐसे कुछ मैंने एक महाद्वीप का स्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयास किया। बहुत रफली है एक तरीके से। इसमें आप ये देखेंगे, ये आपका एशिया का पार्ट मैंने बनाया। ये आप दूसरी बात हम करते हैं यूरोप बनाया मैंने, और तीसरी बात हम करते हैं यह हमने आपका अफ्रीका महाद्वीप बनाया। ये तीन जो महाद्वीप मैंने आपको बना के दिखाने का प्रयास किया। इस तीन महाद्वीपों से जो हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की स्टडी अध्ययन जो हमारा होता है, इन्हीं तीन महाद्वीपों के इर्द गिर्द ये समेटे हुए हैं। इसका एक मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है कि जो हमारे के यहाँ हमने आपको कल बताया था कि यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ भारत में, और वो धीरे धीरे यहाँ की जो राजनीति थी उस पर इन्होंने अपने आप को अधिकार जमाया, और भारतीय प्रशासन में एक तरीके से भारतीय सत्ता को अपने हाथों में लिया। दोस्तों, उनके जो आने का पर्पस था, अगर आप बात करेंगे तो स्टार्टिंग में आने का पर्पस यह नहीं था कि भारत में उनको शासन संचालन करना है, ऐसा कुछ उन्होंने शुरुआत में नहीं सोचा था। लेकिन आने के बाद, व्यापार प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पर शासन संचालन करने के लिए भी सोचने लगे, और यहाँ के जो एक तरीके से राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में ये अपने आप को सबसे एक्टिव हुए। इन यूरोपीय, जो यूरोप शब्द लिखा गया, इस यूरोपियों में आप देखोगे यहाँ से 3-4 लोग आते हैं। एक तो जैसे आपके पास अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके पास सबसे आता है कि एक तरीके से परीक्षा में हमारे कई बार ऐसा दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो हमारे यहाँ ये कंपनियाँ आई वो उनका क्या क्रम रहा, यानी कि जो यूरोपियन कंपनी भारत में आती हैं उनका क्या क्रम है। तो उस क्रम में आप यहाँ पर ये देखिएगा, एक छोटा सा मैं ट्रिक भी दूंगा अभी आपको, लेकिन अभी ये देखिए जो शुरुआत में सबसे पहले आते हैं वो यहाँ पर कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो दूसरे नंबर पर आप यहाँ देखोगे वो आपके पास आते हैं डच आते हैं। फिर कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। फिर कौन आते हैं, डेनिश आते हैं, और फ्रेंच आते हैं। ये आप देखते हैं, ये आप देखेंगे इनका आने का ये जो सीक्वेंस रहा, इस क्रम को कैसे, क्यों आने का क्या रीजन हुआ, सबसे पहले यह बात समझने का प्रयास करते हैं। इस मैप के थ्रू आप सोचिए, यह जो हमारा नीचे की तरफ दिख रहा है ये हमारा अपना भारत है, बहुत प्यारा सा भारत दोस्तों, जिसे हम लोग कभी, या यहाँ के साहित्यकारों ने लोग इसको क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की संपदा थी हमारे पास, जिसको पाने के लिए दूसरे देशों के लोग बहुत ही परेशान रहते थे, प्रयास करते थे कि यहाँ से कैसे पाएं। इस सोने की चिड़िया की मतलब कि बहुत धन संपदा थी हमारे पास, बहुत संपन्न एक देश था। उसका भी रीजन यहाँ था क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पर एग्रीकल्चर आप देखेंगे इस ऊपर के पोर्शन में बहुत ही एक्टिव है। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे खनिज संपदा है यहाँ पर, है ना, जिनकी बहुत डिमांड हुआ करती है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस साइड में आप जो मालाबार तट, यहाँ आप देखोगे मैप में इधर कोरोमंडल तट,
बहुत इंपॉर्टेंस होता है, पूछा जाता है मालाबार तट कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे यह केरल में है। कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलोगे यह तमिलनाडु में है। ये जो दोनों तट हैं, इस तट पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पर्वत पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सब लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ जो पर्वत हैं, इस साइड में आप देखेंगे हमारे के यहाँ बहुत ढेर सारे मसाले होते हैं, जैसे काली की मिर्च है, लौंग है, इलायची है इत्यादि। ये सारे जो मसाले यहाँ इसके उत्पादन यहाँ पर होते हैं। और जिसकी डिमांड क्या होती है, वो ठंडे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ठंडे प्रदेशों में वहाँ के जो खाना पीना है, वहाँ के लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं, इसलिए या अगर वेजिटेरियन भी है तब भी उसमें मसाले की नीड ज़्यादा होती है। ठंड हमेशा होती है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, मसाले हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। तो लिहाजा इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज में या एशिया के ऊपरी पार्ट में, जैसे रूस की बात करें, वहाँ पर मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और मसाला होता कहाँ था? तो एक तरीके से आप बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया का जो रीजन था वहाँ पर होता था। जैसे भारत में होता था, इधर जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, यहाँ होता था। अफ्रीका महाद्वीप के पास यहाँ पर आपको मेडागास्कर है, यहाँ होता था, है ना। यहाँ पर पंबा द्वीप है, यहाँ होता था। तो जंजीबार यहाँ पर होता था। तो कुछ ऐसे इधर नीचे के साइड में आप देखेंगे जो इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं, यहाँ पर मसालों की उत्पत्ति बहुत ज़बरदस्त होती थी। अब बात होती है इन जो मसाले भारत में होते थे या जो दक्षिण पूर्व एशिया में होते थे, दक्षिण भारत से मसालों का व्यापार जो करने वाले लोग होते थे वो कौन थे? तो अरब के लोग थे, अरबवासी थे। ये अरबवासी ये मसालों का व्यापार करते थे। कहाँ जाते थे? यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे। और ये अरबवासी यहाँ से लैंड मार्ग से होते हुए जो आज पाकिस्तान अपने भारत का ही एक अंग था, और पाकिस्तान के बाद अगली सीमा आप देखोगे तो ईरान का होगा, ईरान के बाद आप सऊदी अरब। तो इस तरीके से ये इस लैंड मार्ग से होते हुए, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यूरोप और इधर माने बनाया जो आपके पास अफ्रीका महाद्वीप, इस दोनों के बीच में यहाँ पर एक लोकेशन है जिसे आप कहते हो भूमध्य सागर। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन सा है? भूमध्य सागर। दूसरी तरफ आप देखना अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास है लाल सागर। तो मित्रों, अरबवासी क्या करते थे? यहाँ भारत से ले जाके यहाँ भूमध्य सागर के पास यहाँ आते थे, और यहाँ से जल मार्ग के द्वारा इटली, जो कि इटली में वेनिस एक प्लेस है, यहाँ पर अपने सामान को उतारते थे। और इसी के आगे आप देखेंगे कुस्तूनिया एक द्वीप है, यहाँ अपना सामान उतारते थे। इस सामान को उतारने के बाद यहाँ से फिर यह यूरोपियन कंट्रीज में यह मसाला जाया करता था। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भूमध्य सागर था, इस भूमध्य सागर में जो नाविक थे, नाव जो चलाने वाले होते थे, वो यूरोपियन कंट्रीज के लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही अच्छे नाविक होते थे। इसका भी एक रीजन होता था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को आप देख रहे हो, यूरोप महाद्वीप को आप देख रहे हो, इधर भूमध्य सागर है। इस साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे अटलांटिक महासागर मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर मिलेगा। समुद्र के किनारे ये मोस्टली सब देश हैं, तो इसलिए इस देश के जो नागरिक हैं यह समुद्रों में भ्रमण किया करते थे, यहाँ भूमध्य सागर में विचरण किया करते थे। तो उनकी एक प्रैक्टिस होती है, नाविक के रूप में बड़े फेमस थे। तो ये लोग क्या करते थे? भूमध्य सागर में ही नाव चलाने का कार्य करते थे, और उस नाव को जो संचालन करते थे उस पर अरबवासी क्या करते थे? अपने मसाले को लाद कर ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? कुस्तूनिया द्वीप पर। इस दौर में जब इनका निरंतर आना जाना रहता था, और क्योंकि इस मसाले से यहाँ ले जाके पैसे बहुत मुनाफा कमाते थे, उसका परिणाम यह होता था कि मुनाफा कमाने के बाद जब यह नाव से वापस आते थे तो वहाँ पर चर्चाएं किया करते थे कि मुझे कितना मुनाफा हुआ, अच्छा धंधा है, अच्छा पैसा मिलता है। तो ये बातें जो वहाँ के नाविक होते थे वह सुना करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नाविक भी धीरे धीरे मोटिवेटेड हुए। इनको भी लगा कि व्यापार करने में ज़्यादा फायदा हमें है, और यह भी व्यापार में संलग्न हो गए। व्यापार में संलग्न हो गए, व्यापार इनका मित्रों चलता रहा। और जब व्यापार चला तो अब देखेंगे आप, एक तो अरबवासी,
इनकी सोच, जैसे कि मैंने कल डिस्कशन किया था, तो इनकी सोच अरबवासी किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? इस्लाम के धर्म के लोग मानने वाले हैं, जबकि ये किस धर्म को लोग मानने वाले हैं? ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इन दोनों लोगों के रहन सहन में, इनकी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो रीतियां हैं उसमें, इनकी सोच में बहुत काफ़ी अंतर पाया जाता है। लिहाजा जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग होते हैं, ये अपने धर्म को या अपने आप को यहाँ मानव सभ्यता में सबसे आधुनिक मानते हैं, अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। परिणाम स्वरूप व्यापार तो शुरू हुआ, लेकिन इस व्यापार के से धीरे धीरे इन लोगों के धार्मिक टकराहट पैदा हुई। व्यापार से शुरुआत और धार्मिक टकराहट में आया, जो कि ईसाइयों को ऐसा लगता है कि हमारा ही धर्म सर्वोच्च है, और इधर इस्लाम के लोग अपने धर्म को मानते थे। और एक मित्रों ऐसा हुआ, एक कहानी ऐसी घटित हुई कि इन लोगों में, दोनों लोगों में 1483 में अरब वासियों के और ईसाइयों के बीच एक युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने ईसाइयों को पराजित किया, और पराजय के बाद इन्होंने कुस्तुनिया पर, अरब वासियों ने कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, और इस तरीके से यूरोपियन देशों को, लोगों को या ईसाई के लोगों को, ईसाइयों को धमकी दे डाली कि यदि अगर इस रास्ते से आप लोग व्यापार करने का प्रयास करोगे तो हम लोग आप लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, आपके सामान को छीन लेंगे। अब यहाँ बड़ी समस्या पैदा हुई यूरोपियन के सामने कि जो मसाला यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप जाया करता था वह अब रुक गया। लिहाजा अब इनके लिए एक नए मार्ग तलाश करने की बात आई। जब नए मार्ग तलाश करने की बात आई तो ये यहाँ पर यूरोप में क्या किया गया? घोषणाएं की गई, और वो घोषणा ये की गई कि जो भी दक्षिण पूर्व एशिया जाने का मार्ग ढूंढेगा उसे क्या किया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब इनके अंदर जिज्ञासाएं पैदा हुई, इस देश के लोगों के अंदर जिज्ञासाएं पैदा हुई, और उन्होंने निरंतर नए रास्ते की तलाश करने का प्रयास शुरू किया। इस नए रास्ते के तलाश में सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है, जो कि टाइम आपके पास आता है 1492 में, 92 में, जिसका नाम हम लोग पढ़ते रहते हैं बचपन से ही, कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया? यह सबसे पहले मार्ग ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ से जब चला, यूरोप से जब चला तो ये वापस आ गया और ये पहुँचा इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आने के बाद उसको ऐसा लगा कि हम दक्षिणी पूर्व एशिया में आ गए। वापस जाने के बाद इसने अपने आप को बताया कि हमने वह मार्ग तलाश लिया, लेकिन जब चर्चाएं हुई, देखा गया, पता लगा कि वह मार्ग नहीं, कोई और दूसरा एक महाद्वीप है। इस कारण से कोलंबस के बारे में कहा जाता है जिसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पता लगाया, उत्तरी अमेरिका के बारे में पता लगाया। एक महाद्वीप के लोगों की जानकारी हुई, यूरोपियन लोग की जानकारी आई। आगे फिर एक और आता है 1498 में, 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा, ये आप देख रहे होंगे कि वास्को डी गामा यहाँ पुर्तगाल का रहने वाला, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है? लिस्बन से चलता है, और वह लिस्बन से जब चलता है तो ये देख रहे होंगे आप, अफ्रीका के रास्ते से आता है। उसको यहाँ केप ऑफ कमोरिन, जिसको आप ये कहते हो केप ऑफ हुड, दो शब्द आएंगे। हमारे इंडिया में केप ऑफ कमोरिन है, यहाँ पर क्या है? केप ऑफ कमोरिन, केप ऑफ कमोरियन। और यहाँ आप देखोगे केप ऑफ हुड, क्या है? केप ऑफ हुड, केप ऑफ हुड। केप का मतलब क्या है? केप का मतलब क्या है? एक ऐसी आकृति जो कुप्पी के आकार की होती है। आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बना, अगर स्ट्रक्चर को हम लोग सही बनाएं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं इस तरीके का बनता है। मतलब क्या है? अगर यहाँ से कटिंग कर दी जाए तो यह आपके पास क्या होगी, और यहाँ छेद कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगी? कुप्पी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या कहा गया? केप ऑफ हुड। केप ऑफ हुड तक इनको यह रास्ता पता था, यहाँ तक ये आए, और यहीं पर एक गुजरात का एक निवासी था जिसका नाम था क्या? अब्दुल मनीद। जिसका नाम क्या था? अब्दुल मनीद। ये जो गुजरात का निवासी अब्दुल मनीद था, ये केप ऑफ हुड तक आया हुआ था, और यहीं पर मित्रों
के पापुन और वास्को डी गामा के बीच में एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के पश्चात के वास्को डी गामा को यह वादा करता है कि अब्दुल मनीब कि चलिए आपको हम मसाला दिलवाते हैं और इस लिहाज से वह उनके साथ एक पद प्रदर्शक का काम किया। कैसा काम किया? तो आप कहोगे पथ प्रदर्शक का काम किया और इस मार्ग अब्दुल मनीब इनको लेके आता है और केरल में पहुंचता है, जो कि मालाबार तट पर स्थित है और उस मालाबार तट पर कालीकट पे पहुंचता है। मित्रों, ध्यान देने की बात है कि जब अब्दुल मनीब वास्को डी गामा को कालीकट लेकर पहुंचता है तो उस समय जो कालीकट का शासक होता है उसका नाम होता है जमोरियन। कालीकट का जो शासक होता है उसका नाम होता है जमोरियन। एक बार जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पर कि वास्को डी गामा अब्दुल मनीब के साथ जब पहुंचता है तो कालीकट पर जमोरियन, जो कि वहाँ का शासक होता है, वह घबरा जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई आक्रमणकारी है, क्योंकि उस दौर में समुद्र के रास्ते से आक्रमण हुआ करते थे। एक बार बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक तो भाषाएं नहीं समझ पा रहे, वास्को डी गामा की भाषा अलग और यहाँ पर जमोरियन की भाषा अलग। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद एक दूसरे को वो लोग समझ पाए और जमोरियन को ऐसा प्रतीत हुआ यह कोई आक्रमणकारी नहीं है और इस तरीके से वास्को डी गामा का स्वागत जमोरियन के द्वारा किया गया। स्वागत किया गया जमोरियन के साथ। किसका स्वागत किया गया? वास्को डी गामा को स्वागत किया गया। अब स्वागत किया गया। अब बात अगर यहाँ से एक प्रश्न और भी आता है कि ये कब पहुँचा था, इनकी तारीख क्या थी, तो आप कहेंगे 20 मई 1498। 20 मई 1498 यानी कि 98 को ये क्या किया था, पहुँचा था। वास्को डी गामा ने जमोरियन से मसाला की मांग किया। उसने बताया कि मुझे मसाला चाहिए और इस तरीके से जमोरियन द्वारा वास्को डी गामा को मसाला उपलब्ध कराया गया। और मसाले में अगर आप बात करोगे, क्या लेके गए महोदय? काली मिर्च लेकर गए। काली मिर्च, ये जो काली मिर्च लेकर ये गए, ये काली मिर्च जो लेकर गए, इन्होंने क्या किया, अपने देश में इसको बेचा और जो इनकी कीमत लगी थी, लागत आई थी, उसका इन्होंने क्या किया, 60 गुना कमाई कर ली। 60 गुना कमाई कर ली। एक तो बातें हो गई। सेकंड बात आप देखिए, जब इन्होंने स्वागत किया और अरब वासियों को इस बात की भनक लगी, उनको ये लगा, उनको पता चला कि जमोरियन ने एक यूरोपियन का स्वागत किया है, वास्को डी गामा का स्वागत किया है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जमोरियन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार इन वास्को डी गामा को यहाँ आने और जाने में कुल 90 दिन का समय लगा, 90 दिन का टाइम लगा। काली मिर्च वापस ले गए, 60 गुना उसका पैसा कमाया इन्होंने। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे यूरोपियन में इस बात का चर्चा हो गया बृहद स्तर पर और इन्होंने बताया कि मैंने अपना एक मार्ग तलाश कर लिया है। इस वजह से और भी व्यापारी भारत में आने के लिए प्रोत्साहित हुए। एक दूसरी टीम अगर आप बात करेंगे, एक दूसरी टीम वास्को डी गामा की यात्रा के बाद, जाने के बाद एक दूसरी टीम की अगर आप बात करेंगे तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारोज। पेड्रो अल्वारोज ये भारत पुनः फिर आते हैं और ये इनकी जो आने का टाइमिंग है वह 9 मार्च 1500 ईस्वी में। कब आते हैं? 9 मार्च 1500 ईस्वी में यह आते हैं। और जब आते हैं तो अब इनको देखिएगा, अब इनको जमोरियन ने स्वागत नहीं किया, बल्कि इनका क्या हुआ, जमोरियन के साथ
युद्ध हुआ, जमोरिन के साथ युद्ध हुआ, ठीक है ना, जमोरिन के साथ युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ, जमोरिन पराजित हुआ, जमोरिन पराजित हुआ। फलस्वरूप इसको क्या हुआ, वहाँ से भागना पड़ा, और भागने के बाद ये दमन और दीव, अब देखिएगा इस मैप में यहाँ पर आपके पास है दमन और दीव, यानी कि जमोरिन को कालीकट छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, दमन और दीव जाना पड़ा। तो पराजित होकर इसे कहाँ शरण लेनी पड़ी, होकर इसे दमन एवं दीव, दमन एवं दीव में क्या करनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी, दमन एवं द्वीप में शरण लेनी पड़ी, ठीक है ना, दमन एवं द्वीप में शरण लेनी पड़ी। इस तरीके से पेड्रो अल्वारोज दूसरा व्यक्ति रहा जो यहाँ से सामानों को ले गया। अब और देखिएगा, एक और आता है वास्को डी गामा, फिर पुनः वापस आते हैं। वास्को डी गामा पुनः 1502 में आते हैं, 1502 में आते हैं और फिर यहाँ से सामानों को ले जाते हैं और फिर व्यापार यहाँ पर करते हैं, ठीक। ये आपके पास एक क्रम हुआ। इसके बाद फिर आप देखेंगे अब यहीं से इनका आना जाना शुरू हो गया। फिर बात आती है, एक प्रश्न आता है कि अंतिम रूप से वास्को डी गामा भारत कब आया था। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि वास्को डी गामा दोबारा 1502 में आया। इसके बाद वास्को डी गामा फिर 1524 में आता है, और 1524 में आता है और आने के बाद ये यहाँ पर कोचीन में आप देखेंगे, कोचीन में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कोचीन में मृत्यु हो जाती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तो आपके पास आंसर हो गया कोचीन। पर इसका वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है, अगर ऐसा कुछ प्रश्न है तो आप कहना कहाँ है, पुर्तगाल में है, पुर्तगाल में, ठीक। तो इस तरीके से अब व्यापारिक परंपराएं यहाँ शुरू होती हैं। इन परंपराओं में आप ये देखोगे, कि ये जो शुरू हुई, तो अब यहाँ पर आता है कि पुर्तगालियों के अलावा और भी देश के लोग, दूसरे भी देश के लोग आए भारत में। तो हमने जैसे आपको पहले बताया था कि अब आप ये देखोगे कि जो कंपनियां आती हैं, अगर यहाँ पर बात करेंगे कि जो पुर्तगाली यहाँ पर अब आए, उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य यही था कि भारत में दो उद्देश्य लेके आए कि जो अरब वासी हैं, जो उनका व्यापार है, अरब वासियों का जो व्यापार है, उस व्यापार को क्या करना है, अरब वासियों के व्यापार को क्या करना है, समाप्त करना है। एक तो उद्देश्य इनका ये हो गया, अरब वासियों के व्यापार को समाप्त करना है। दूसरा उद्देश्य इनका ये हो गया कि यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार जमाना है, व्यापारिक एकाधिकार जमाना है। ये इनके उद्देश्य रहे। मतलब इन्होंने जैसे एक नारा ही दिया था, भूभाग नहीं व्यापार। तो इस तरीके से भूभाग नहीं व्यापार, इस तरीके से इनका एक उद्देश्य था, केवल व्यापार करना है, हमें यहाँ पर किसी भूभाग की कोई चर्चा नहीं करनी है। अब बात आती है कि वास्को डी गामा के तुरंत आने के बाद, यानी इसकी मृत्यु के बाद, अब ये लोग सबसे पहले जो पुर्तगाली लोग थे, यह भारत में, ये इन्होंने भारत में 1505 में कन्नौर में 1505 इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित करना शुरू किया। और इन्होंने देखा कि सबसे पहले एक अल्बुवर्क ने क्या किया, 1503 में अल्बुवर्क ने क्या किया कि 1503 में कोचीन में, कहाँ पर, कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की। कोचीन में क्या किया, दुर्ग की स्थापना की, दुर्ग की स्थापना की। कहाँ पर, कोचीन में इसने क्या कर दिया, दुर्ग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली दुर्ग इनकी है, इसलिए ध्यान रहिएगा। अल्बुवर्क ने क्या किया, कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की। दूसरी इनकी जो दुर्ग आई वो आप देखोगे 1505 में, कहाँ पर किया गया, कन्नौर में। 1505 में दूसरी कहाँ की गई, कन्नौर में की गई। दो दुर्ग याद रखिएगा, 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नौर में, पहली अल्बुवर्क के द्वारा।
इसके बाद आप देखेंगे लगातार इन्होंने क्या किया कि अब इनके यहाँ इन्होंने एक 1505 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अल्मीड़ा, यानी कि डी अल्मीड़ा। 1505 में आते हैं, 1505 में आते हैं डी अल्मीड़ा, डी अल्मीड़ा। जो डी अल्मीड़ा आते हैं 1505 में, इनको क्या किया गया, इनको ये कहा गया, इनको पुर्तगालियों का पुर्तगाली वायसराय बनाया गया, पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। तो इनको पुर्तगाली वायसराय बनाया गया, यानी प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो डी अल्मीड़ा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपनाया, एक नीति अपनाई, और उस नीति का क्या नाम था, ब्लू वाटर पॉलिसी। इनकी जो नीति थी वह थी क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये इनकी नीति थी। ब्लू मतलब नीला, सबको पता, वाटर मीन्स पानी, और पॉलिसी मतलब नीति, नीला पानी, नीले पानी की नीति। यानी ये कहे कि हमको क्या करना है, शांति के साथ, शांति के साथ क्या करना है, शांति के साथ हमको क्या करना है, शांति के साथ व्यापार करना, शांति के साथ व्यापार करना, शांति के साथ व्यापार करना, ये इनका मूल उद्देश्य रहा। और इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कहने के लिए तो इन्होंने कहा कि शांति के साथ हमको व्यापार करना है, लेकिन धीरे धीरे दुर्ग स्थापना करने के बाद इन्होंने अपनी साम्राज्य का भी विस्तार करना शुरू किया। और 1509 में इन्होंने क्या किया, 1509 में इन्होंने क्या किया कि द्वीप पर अधिकार कर लिया, द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से पुर्तगालियों की शासन व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। पुर्तगाली धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, है ना। और इनके बाद अगर बात करेंगे डी अल्मीड़ा के बाद अगले जो वायसराय आते हैं उनका नाम, अगले जो वायसराय आते हैं उनके अगर नाम की आप बात करोगे तो वह नाम आपका है 1509 में आते हैं, जिनका नाम आप देखोगे अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये आते हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क आते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1510 में, इनके एक काम देखिए, 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया, गोवा पर अधिकार किया, 1510 में गोवा पर अधिकार किया। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा। अगली और आप बात देखेंगे, इनके बाद जो अगले में आते हैं उनकी अगर आप बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, इनके टाइम पे कई विस्तार हुए, इन्होंने कई जगह किया, इसलिए इनको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने क्या किया देखिए, गोवा पर जब अधिकार किया तो गोवा को अपने क्या कर लिया, यहाँ पर गोवा को राजधानी बनाया, गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे फिर और देखते हैं। अगला जो आते हैं, अब इस तरीके से निरंतर का क्रम चलता रहा, पर इंपॉर्टेंस आपके पास केवल 2 याद करने की ज़रूरत है आपके पास। और ऐसा इनका साम्राज्य पूरे भारत में इन्होंने ही फैलाने का अपना प्रयास किया, लेकिन ये काफ़ी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इनके बाद देखा गया, अच्छा एक प्रश्न और है कि जो पुर्तगाली भारत में आए, इनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने यहाँ पर क्या प्रभाव डाला, ये ध्यान दीजिएगा। 3-4 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंस बात होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले 1556 में अगर आप बात करना, 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में क्या किया गया, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई भारत में, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भारत में लगाई गई, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। एक काम तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे कि इनके टाइम पे 1542 में
1542 में, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 1542 में कई जगह आपने देखा होगा एक स्कूल बहुत खोले जाते हैं भारत में, आज भी आपके पास स्कूल मिलेंगे जिनका कहते हैं सेंट जेवियर के नाम से। तो सेंट जेवियर के नाम ला, यहाँ पर आप देखोगे एक व्यक्ति आते हैं अल्फांसो डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा, डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा। इन्हीं के साथ, इनके साथ अल्फांसो डिसूजा के साथ कौन आते हैं? जेवियर, जेवियर कौन आते हैं? जेवियर, जेवियर संत है ना, जेवियर संत, सॉरी यहाँ पर जेसुअट, सॉरी जेसुअट संत जेवियर, ये इनके साथ आते हैं अल्फांसो डिसूजा के साथ। और भारत में पहली बार जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ, ईसाई जो मिशनरी आई वह इन्हीं के द्वारा लाई गई, इन्हीं के द्वारा आई गई। एक तो अगली बात और आप बात अगर करोगे तो इन्होंने देखेंगे आप कि भारत में जो पुर्तगालियों के द्वारा कुछ चीज़ें, जैसे आप बात करो तंबाकू, आलू, तंबाकू है, आलू है, और भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ मक्का है, पपीता है, काजू है, मक्का है, पपीता है, काजू है, मक्का है, पपीता है, काजू है, ठीक है ना, आदि जो लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया? ये सब पुर्तगालियों के द्वारा, आदि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, पुर्तगाली द्वारा लाया गया। तंबाकू, आलू, मक्का, पपीता, काजू आदि पुर्तगाली द्वारा लाया गया। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक इफेक्ट हुआ, यानी कि ईसाई मिशनरी भारत में आई, और इसके बाद 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। तंबाकू, आलू, मक्का, पपीता, काजू आदि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। और इसके बाद फिर अगली बात आती है कि एक गोथिक कला का प्रारंभ हुआ। भारत में कौन सी कला का प्रारंभ हुआ? गोथिक कला का प्रारंभ हुआ, गोथिक कला का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पुर्तगालियों के संदर्भ में आज बात की हमने, और अब हमको इसी क्रम में बात करनी है कि अगला जो आएंगे। तो अभी आपको एक ट्रिक यहाँ पर लास्ट में मैं दे देता हूँ कि कंपनियों को जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर कि कंपनी लगने का क्या क्रम रहा, कंपनियों के आगमन का क्या क्रम रहा, ये आपके पास सवाल पूछा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे पहले आप क्या ध्यान देंगे कि कंपनियों के आने का क्या क्रम था, कंपनियों के आने का क्रम, एक बात तो ये देखेंगे। दूसरा बात अगर आप बात देखेंगे तो कंपनियों की स्थापना का समय, कंपनियों की स्थापना का क्रम, ये दोनों चीज देखिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। एक शब्द आप बहुत सुनते रहते हो, आप यहाँ पर आप देखना, आप सुनते रहते हो PDF, बहुत हाईलाइटेड शब्द है PDF। इसी क्रम में आप याद रख लेना। PDF मतलब, P का मतलब आपके पास क्या हुआ? पुर्तगाली, P का मतलब हुआ पुर्तगाली, D का मतलब क्या हुआ? डच, E का मतलब क्या हुआ? E का मतलब क्या हुआ? तो अंग्रेज, E का मतलब क्या हुआ? अंग्रेज, और F का मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे फ्रांसीसी, 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 ठीक है ना, फ्रांसीसी, ठीक। तो ये आपको हुआ फ्रांसीसी। अब यहीं पर एक चीज़ और थोड़ा सा साइलेंट कर लेना बीच में, और यहाँ पर फिर एक डी लिख लेना जिसका मतलब क्या है? डेनिश, जिसका मतलब क्या है? डेनिश। तो ये क्रम हुआ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो ये सीक्वेंस आप थोड़ा जानना, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना PDF। दूसरी बात करते हैं कि कंपनियों की स्थापना का कम। तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर एक शब्द याद रखना, यहाँ पर एक रखना पेड शब्द रखना, PED, पेड,
और इसके बाद क्या हो गया, पेड डीएफ, पेड डीएफ, ऐसे पढ़ना, पेड डीएफ। पी का मतलब पुर्तगाली, ई का मतलब अंग्रेज, और डी का मतलब बात यहाँ पर करेंगे, डी का मतलब तो आपको हो गया डच, और इस डी का मतलब क्या हो गया, डेनिश। बाकी आपके पास कौन है, फ्रांसिस हैं, फ्रांस, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ये आपके पास कंपनियों की स्थापना का क्रम है। आज दोस्तों हमने इसमें से पुर्तगाली के बारे में डिस्कशन किया। अगले एपिसोड में आपको फिर पुनः हम इसी के साथ आएंगे और उसमें फिर हम डिस्कशन करेंगे डच और फिर डिस्कशन करेंगे अंग्रेज। ठीक है, थैंक यू सो मच।